नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा आप सभी के बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम देना है तो आपने तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी, है ना। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे क्या, कक्षा 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने आप सभी को टॉपिक वाइज लेक्चर दिया हुआ है। अगर जिन बच्चों को टॉपिक क्लियर नहीं है वो बच्चा टॉपिक वाला लेक्चर देख सकता है, वहां से आप सभी के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक पढ़ने के बाद ही मैंने आप सभी के लिए ये निश्चय किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे ताकि आप सभी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया है क्या 2FeCl3 + 2H2 और ये Y। उसके बाद जब आपका ये रिएक्शन में अभिकारक भाग ले लिया है तो अभिकारक के बाद आपका उत्पाद जो बनता है यहाँ कुछ प्राप्त है। ठीक, उसके बाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में Y है, यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पे फेरस क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद आपका जल यहाँ Y आपका क्या है, खाली है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ जो है ये सब चीजें प्राप्त होती है, लेकिन ये Y के जगह पे क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से तो आप सभी को पता होगा कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, तभी आप क्या कर पाओगे, Y का मान निकाल पाओगे। तो जिन बच्चों को ये समीकरण को संतुलित नहीं करने आता है वो बच्चा, ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की वीडियो जो मैंने पीछे दिया है वो देख सकते हैं। वहां से आप सभी को, यानी कि जिन बच्चे को नहीं आ रहा है वो अच्छे तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख सकता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये FeCl3 उसके बाद 2H2Y फिर प्राप्त हुआ है, यानी कि 2FeCl2 उसके बाद H2SO4 और 2HCl। देखो इसको करने के लिए दो मेथड आप लगा सकते हो, या तो आप ऑप्शन के माध्यम से यहाँ S को यहाँ रख के या फिर SO2 को यहाँ रख दोगे या फिर H2S को रखोगे या Cl2 को रखोगे, यानी कि ऑप्शन के माध्यम से करोगे तभी भी हो जाएगा। और जिन बच्चों को क्या रासायनिक समीकरण संतुलित करने आता है उस माध्यम से भी कर सकता है। तो सीधा हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के माध्यम से आ जाते हैं। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है क्या, Fe की संख्या कितनी है तो 2 है, यहाँ भी Fe आपका क्या है तो 2 है। बात करते हैं हम क्लोरीन की, ये क्लोरीन आपका 3 गुना के कितना है तो 6 है, यानी कि क्लोरीन की संख्या 6 है, यहाँ से 2 गुना के ये कितना 4 और यहाँ से ये 2 है, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया तो 6 हो गया, यानी कि क्लोरीन भी आपका क्या हो गया बराबर हो गया। बात करते हैं हम किसके तो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की संख्या 4 यहाँ है और देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी कि हाइड्रोजन भी आपके क्या है तो बराबर हो गए। बात करते हैं हम किसकी तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है तो 2 है और यहाँ आपका ऑक्सीजन 4 है, यानी कितना ऑक्सीजन की कमी है तो 2 ऑक्सीजन की कमी है। उसके बाद इधर देखो आपका कहीं भी सल्फर नहीं दिया हुआ है, क्या है कहीं भी सल्फर नहीं दिया है और इसमें आपका यहाँ सल्फर दिया है, यानी कि यहाँ एक सल्फर क्या है अधिक है और 2 ऑक्सीजन अधिक है। तो यहाँ से आपकी कितने की कमी है, SO2 की कमी है। तो इस ऑप्शन में आप देख लो कि यहाँ सल्फर दिया है, यहाँ SO2 दिया है, यहाँ H2S दिया है, यहाँ Cl2 दिया है। तो आप कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा तो ऑप्शन बी होगा। ये आपका क्या है तो समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उस विधि से मैंने किया है। भाई ऑप्शन भी अगर आप करते हो तो यहाँ अगर सल्फर रखते थे तो आपका ऑक्सीजन क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो ये अगर दूसरा ऑप्शन यहाँ रख दोगे डायरेक्टली तो आप फिर दोनों तरफ के समीकरण को मिलाओगे, तब जाके आपको पता चलेगा ये समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित है। ठीक है, क्लियर है सभी को। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है आप सभी से कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड यानी क्या होता है आप सभी का, लेड यानी कि आपका Pb, सल्फेट के लिए SO4। ठीक है, तो आप सभी से कह रहा है क्या कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो लेड सल्फेट के लिए आपका दिया है पहला ऑप्शन Pb2SO4 या फिर दिया है PbSO4 का ट्वाइस या फिर PbSO4 या फिर PbSO4 का ट्राइस। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि Pb जो रखता है यानी कि लेड जो रखता है वो कितना प्लस रखता है तो 2 प्लस रखता है। जब 2 प्लस रखता है तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि सल्फेट पे कितना माइनस होता है
तो सल्फेट भी आपका 2 माइनस रखता है। तो यानी कि 2 प्लस जब है तो उसको जोड़ने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 माइनस की। यानी कि न्यूट्रल करने के लिए कितने, जब 2 प्लस है तो 2 माइनस की जरूरत होगी, अगर 2 माइनस होगा तो 2 प्लस को रखने की जरूरत होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ये सीधा सीधा साफ साफ आप सभी को दिख रहा है कि लेड और सल्फेट, लेड और सल्फेट। तो लेड सल्फेट का फॉर्मूला आपको सीधा यहाँ दिख रहा है, कौन सा, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी मैंने दिया कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो आप सभी को अगर लेड का फॉर्मूला पता है और नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैंने आप सभी को दूसरा क्वेश्चन बताया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग तीसरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन सेम है, यानी कि दूसरा जैसा है वैसा ही तीसरा है। तो आप सभी लोग दूसरे के अपेक्षा तीसरा भी आंसर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन आपसे कि NH4Cl जो है वो आपकी क्या कर रहा है कि अभिक्रिया के दौरान NH4 प्लस और Cl माइनस अभिक्रिया है। यानी कि ये देखिए अपने आयन में क्या हो रहा है, तो टूट रहा है, NH4 प्लस में Cl माइनस में, यानी कि किस में टूट रहा है, तो आयन में टूट रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये है आपके ऊष्मीय अपघटन है या फिर आयनिक वियोजन है या फिर विद्युत अपघटन है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी को पता है कि ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, लेकिन वहां जब आपके उत्पाद बन रहे हैं तो ये क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। यानी कि उत्पाद में आपको क्या मिल रहा है, तो 2 पार्ट में मिल रहा है। ठीक है, तो उत्पाद में जो 2 पार्ट मिल रहा है तो वो कैसी अभिक्रिया होती है, वियोजन की अभिक्रिया होती है, यानी कि टूट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो टूट रहा है। तो यहाँ सिंपल वे में एक ही आपका दिया है वियोजन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो आयनिक वियोजन। ठीक है, ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, तो आयनिक वियोजन की। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार किया है, यानी कि जो लोहा रख देते हो आप सभी लोग बाहर तो उसमें जंग लग जाती है, वो किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण या अपचयन के कारण या फिर दोनों के कारण या फिर कोई नहीं, बता दो आप सभी लोग। तो जो लोहा होता है ना, जो लोहा होता है उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, Fe होते हैं और उसमें क्या होता है, ऑक्साइड का परत जम जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो होती है उसमें आपके ऑक्सीजन क्या होते हैं, तो ऐड होते हैं, यानी कि फेरस पे क्या होते हैं, ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, परत जम जाती है, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कौन होगा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये रहा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो और भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी नया वीडियो आए तो आप सभी को सबसे पहले पता चले। तो बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।